Hi everyone, welcome back. This is the rapid revision for Constitution of India. This is the part 3 of the rapid revision series for the Constitution of India. We are preparing for the Rajasthan Judicial Services examination, and let's read from my uh, pocket edition of the Constitution of India. In this video we will revise. In previous video we have revised from article 107 to article 123, and in this video we will carry forward and we will revise the part 5 and the part 5 chapter 4, the union judiciary, and we will understand about the union judiciary, which is from article 124 to article 147 respectively. So we will thoroughly read it. Okay, so चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी, मतलब केंद्र की जुडिशरी, मतलब कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैसे कैसे स्थापना हुई थी और गठन कैसे हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। 124 का एक, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट होगा भारतवर्ष का, कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें कौन होगा, CJI साहब होंगे, एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 33 अदर जजेस, और उतने CJI के साथ कितने और जजेस होंगे, 33 जजेस होंगे। तो 33 + 1 कितने टोटल जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में 34 जजेस, उस और उनमें एक सुप्रीम कोर्ट का CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब 124 का 2, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हर एक सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होंगे, सो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति साहब नियुक्त करेंगे। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और अपने हाथ से वारंट देंगे और अपने हाथ से लिखित ऑर्डर देंगे और सील लगा कर देंगे। अब ये कुछ नहीं है, ये एनजेक हटा दिया गया है। एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कब तक अपने कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहेंगे, जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते, या उसके ऊपर के 65 ईयर्स लिमिट है, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। ठीक है। अब 124 के 2 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड डेट, ये भी एनजेक का था, इसको छोड़ो। अब 124 आर्टिकल 124 के 2 का प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइड डेट ए, अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन इन ऑफिस, जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के कोई जज है, उनको अपना त्याग पत्र देना, तो किसको अपना वो रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र किसको दे देंगे, राष्ट्रपति को लिख के दे देंगे अपने हाथ से कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो वो छोड़ देंगे। बी, अ जज में भी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइड इन क्लोज 4, जो 124 के क्लोज 4 में जो मैनर प्रोवाइड करा है, उस तरीका प्रोवाइड कर रखा है, उसी को फॉलो करते हुए एक सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके कार्यालय से निकाला जा सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 का क्लोज 2 कैपिटल ए, द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज की उम्र का मुद्दा आ जाता है कि ये तो 65 साल से ऊपर है, 65 साल से कम है, तो वह कोई भी जो मुद्दा है वो कैसे डिसाइड होगा, वो कैसे तय किया जाएगा, वो एक इस बारे में एक अथॉरिटी बना दी जाएगी, और वो अथॉरिटी को किस हिसाब से बनाया जाएगा, एक संसद के कानून के द्वारा वह अथॉरिटी बनाई जाएगी, और वही अथॉरिटी अब डिसाइड करेगी कि ये 65 साल के हैं, 66 के हैं, 70 के हैं, वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अब आर्टिकल 124 का क्लोज 3, अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, एक व्यक्ति जब तक भी सर्वोच्च न्यायालय का जज नहीं बन सकता, जब तक कि वो क्या नहीं है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हैज़ बीन एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, कम से कम 5 साल का जज वह होना चाहिए हाई कोर्ट का। ठीक है। हाई कोर्ट का कोई इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट के वे 5 साल तक जज होनी चाहिए, तभी वे सर्वोच्च न्यायालय के जज बनेंगे। और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, या 2 साल एक हाई कोर्ट के थे, 3 साल एक हाई कोर्ट के थे, तब भी चल जाएगा, तो वह अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। अब बी, हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, कम से कम 10 साल तो उन्होंने एडवोकेसी करी हो, कहाँ पर, हाई कोर्ट में, कोई से भी इंडिया के कोई से भी हाई कोर्ट में, 25 हाई कोर्ट में कहीं भी करी हो। और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, या 5 साल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में करी हो एडवोकेसी, और 5 साल दिल्ली हाई कोर्ट में करी हो, तो भी चल जाएगा, तब भी वे सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लायक हो जाएंगे। सी, इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, और राष्ट्रपति की राय में अगर वह एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है, जूरिस्ट वह होता है जिसको लॉ का बहुत ज्ञान होता है, तो अगर राष्ट्रपति की राय में वह व्यक्ति जूरिस्ट है, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का जज बना दिया जाएगा। ठीक है। अब 124 के क्लोज 3 की एक्सप्लेनेशन इन दिस क्लोज हाई कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट विच एक्सरसाइज और विच एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कह रहा है हाई कोर्ट उसे ही मान लेना जो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आया था उससे पहले जो हाई कोर्ट था ना, तो उसमें हाई कोर्ट में अगर
5 साल वो जज रहे हैं या 10 साल उन्होंने प्रैक्टिस करी तो वो हाई कोर्ट वही मानेगा जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी हाई कोर्ट था। ये कह रहा है बस एक्सप्लेनेशन 2 इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पीरियड ड्यूरिंग विच a person has been an advocate any period during which a person has held judicial office not inferior to that of the DJ after he became an advocate shall be included। अगर तुम कहा जा रहा है कि जैसे एडवोकेट 10 साल वो एडवोकेट होने चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, अगर वो हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए, तो कह रहा है इस पीरियड में अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे हुए हैं ना, उन्होंने कोई वो जज रहे हो और वो डिस्ट्रिक्ट जज रहे हुए हैं, तो मान के चलेगा वो उस पीरियड में कैलकुलेट हो जाएगा कि वो हाँ एडवोकेट भी मतलब हाई कोर्ट में रहे हुए हैं, तो वह रिक्वायरमेंट ही पूरी हो जाएगी। अगर वह डिस्ट्रिक्ट जज भी, जिले के कोई मुख्य जज भी रहे हुए हैं तो यह वो हमारा आर्टिकल 124 का दोनों एक्सप्लेनेशन 3 की। अब 124 का क्लोज 4 अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। एक जो सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब उनको उनके कार्यालय से नहीं निकाला जाएगा एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर। एक्सेप्शन का है कब निकाला जाएगा? बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट supported by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting। तो राष्ट्रपति साहब एक ऑर्डर निकाल देंगे और ऑर्डर उनको राष्ट्रपति साहब को किसने दिया है? संसद के दोनों हाउसेज में से वैसे रेजोल्यूशन पास हुआ है और 2/3 मेंबर्स ने वह उस रेजोल्यूशन पर वोट किया है और उसको मेजोरिटी से पास किया है। पहले रेजोल्यूशन मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से, फिर बाद में वही रेजोल्यूशन उसको 2/3 मेंबर्स साइन कर देंगे जो कि प्रेजेंट थे और जो वोटिंग है वो साइन कर देंगे, तो माना जाएगा प्रेजेंट और वोटिंग जो उस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को निकालने में, तो क्या माना जाएगा? एंड वोटिंग हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू प्रेजेंट, और फिर राष्ट्रपति को दिया जाएगा वो रेजोल्यूशन जो 2/3 मेंबर्स ने संसद के किसी भी हाउस के मेंबर ने दिया है। और क्या होगा? हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑन कैपेसिटी MIA। तो जज साहब का रेजोल्यूशन में क्या ग्राउंड्स होंगे, क्या आधार होंगे निकलवाए जाने के लिए? क्यों साबित किया होगा मिसकंडक्ट, कोई उन्होंने मिसकंडक्ट कोई दुर्व्यवहार किया है और वो भी प्रूव साबित होना चाहिए पहले, प्रूव्ड मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी, ठीक है, तो वही उनको रिमूव किया जाएगा। अब 124 का 5 पार्लियामेंट भी बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस। तो संसद कानून के द्वारा बता देगा कि क्या प्रोसीजर कैसे प्रेजेंटेशन होगा वह एड्रेस जिसमें रेजोल्यूशन पास होगा। फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ऑफ द जज अंडर क्लोज 4। और प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि वो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल कैसे होगी, किसकी? उस प्रूव्ड मिसबिहेवियर की और इनकैपेसिटी की जज की, जो क्लोज 4 में उसको उनको रिमूव किया जाएगा। तो ये 125 का 5 हुआ। 125 का 6 सॉरी 124 का 5 होगा, 124 का 6 पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 124 का 6 एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल, हर व्यक्ति जो जज अपॉइंट होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का, शैल मैंडेटरी है। बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जब वह अपने कार्यालय में एंट्री लेता है उससे पहले क्या करेगा? मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट, शपथ लेगा किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा, ठीक है। और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ, या राष्ट्रपति ने कोई इस बिहाफ में कोई पर्सन अपॉइंट कर रखा तो उनके सामने शपथ लेगा। एन oath or affirmation in according to the form set out for the purpose in the third schedule, और जो थर्ड शेड्यूल में जो फॉर्म दिए हुए हैं उस हिसाब से शपथ पढ़ी जाएगी उस सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा। किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति ने कोई इस बिहाफ पे पर्सन अपॉइंट करा के तो उसके सामने शपथ पड़ेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज साहब अपने कार्यालय में एंटर होने से पहले। अब 124 का 7 नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट। किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं तो अब क्या होगा? उनके या तो कार्यालय पूरे होने के बाद, उनका टाइम पूरे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या नहीं करेंगे? वो प्लीड नहीं करेंगे, वो किसी भी अदालत में प्लीड नहीं करेंगे, एक्ट या कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे किसी भी अदालत में, और बिफोर एनी अथॉरिटी या कोई अथॉरिटी को ट्राइब्यूनल के सामने भी वो प्लीड नहीं करेंगे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और भारतवर्ष में वो प्लीड नहीं करेंगे। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट से निकले अब वह प्लीड नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं भी अपना मतलब वकालत नहीं चलाएंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। तो यहाँ हुआ हमारा सेक्शन 124 आर्टिकल 124 पूरा। अब इसकी एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया था? इसमें एनजैक नेशनल जुडिशल ये कमीशन था, ये हटा दिया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। अब हम 125 पढ़ेंगे, अब हम सेक्शन 125 पढ़ेंगे, ठीक है। 124 कैपिटल ए भी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, ठीक है, 99th अमेंडमेंट से ये हट चुका है। अब हम पढ़ेंगे 99th अमेंडमेंट से ये लाया गया था पर पीछे वाली अमेंडमेंट से ये हट चुका है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम पढ़ेंगे 125 आर्टिकल 125 सैलरीज और सेक्टर ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह क्या रहेगी और उनको क्या उनको मिलेगा? 125 का 1 देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज में बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। संसद द्वारा कानून पास होगा और
क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैलरी मिलेगी वह उस संसद के कानून में बताया गया होगा। एंड अनटिल प्रोविजन इन दैट वी हैव इज मेड, और अब तो बनाया जा चुका है प्रोविजन, और पहले जब नहीं बनाया जा चुका था तो कौन सा प्रोविजन फॉलो होता था, जो सेकंड शेड्यूल में दिए हुए ना वही सैलरी उनको सुप्रीम कोर्ट को जजेस को मिलती थी। अब 125 का 2, एवरी जज शैल बी एंटाइटल्ड टू सच प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस एंड टू सच राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस एंड पेंशन एज फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिटरमाइंड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। एंड एंट्री सो डिटरमाइंड टू प्रिविलेज अलाउंसेज एंड राइट्स आर स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है उसको उनको प्रिविलेज भी मिलेगी और क्या मिलेगा उनको, और उनको पेंशन भी मिलेगी, उनकी ना हाजिरी में भी मिलेगी, ठीक है। तो वो रूल और जो रूल बनाए गए हैं सेकंड शेड्यूल में उसको देख लेना। अब 125 के 2 का 125 के क्लोज 2 का प्रोवाइडेड नीदर द प्रिविलेजेस नोर द अलाउंसेज ऑफ द जज नोर हिज राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस और पेंशन शैल बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। कह रहा है उनकी नियुक्ति हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की, तो उनकी अनुपस्थिति है तो ये मत माना कि उनकी प्रिविलेज को या उनकी पेंशन को कोई खामी पहुंचेगी, उनकी बिल्कुल चंगी तरह से दौड़ती रहेगी, कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि और उनकी वैलिड नहीं होगी, फेरबदल नहीं होगी उनके प्रिविलेज में, उनकी सैलरी में क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनके डिसएडवांटेज कोई और में डिसएडवांटेज आ गई उनकी नियुक्ति के बाद, तो कह रहा फिर भी नहीं होगी। तो ये हमारा आर्टिकल 125 पूरा हो। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति कैसे होगी किसकी, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है CJI साहब की। 126 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, जब CJI साहब का ऑफिस कार्यालय वेकेंट है, खाली है, और व्हेन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और अदरवाइज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, या चीफ जस्टिस साहब का ऑफिस खाली तो नहीं है पर वो कुछ कारणवश अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं अपने कार्यालय की। द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय सच वन ऑफ द अदर जजेस ऑफ द कोर्ट एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर दिस पर्पज। तो अब उनकी ड्यूटी CJI साहब की ड्यूटी कौन निभाएगा, कोई दूसरा जज सुप्रीम कोर्ट का निभाएगा, जो भी राष्ट्रपति उसको बोलेंगे कि आप निभाइए, ठीक है। तो ये 126 और 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जजेस, अब अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसी होगी एड होक जजेस की, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। 1, if at any time there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, जब किसी समय ऐसा लगता है कि कोई भी कोरम अवेलेबल नहीं है, कि कोई जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कोई प्रोसीडिंग आ गई, डिविजनल बेंच की कोई प्रोसीडिंग आ गई, तो कोई भी कोरम अवेलेबल नहीं है वो एक प्रोसीडिंग चलाने में एक अदालत में सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या कह रहा है एनजे काट आउट एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, और कौन कंसल्टेशन करेगा, राष्ट्रपति कंसल्ट करेंगे जिस भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, कोई भी न्यायालय जो भी हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करेंगे राष्ट्रपति साहब, और क्या करेंगे रिक्वेस्टिंग इन राइटिंग द अटेंडिंग एट द सिटिंग ऑफ द कोर्ट, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी आप किन्हीं जजेस को भेजिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में अटेंड कर सके, हाजिरी दे सके, किस चीज़ के लिए, एज में भी नेसेसरी, जितना जरूरत हो सके, एज एन एड होक जज की उनको एड होक जज बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी, कौन रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, कंसल्ट किया जाएगा, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं कंसल्ट किया जाएगा उनसे, कंसल्टेशन विचार विमर्श लिया जाएगा कि हमारे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अब कम पड़ रहे, कोरम की स्ट्रेंथ कम हो रही है और बिजनेस ज़्यादा है, तो आप भेज दीजिए किसी जज को एड होक पर्पस पे। तो फॉर सच पीरियड एज में भी नेसेसरी हो रही है, उतने समय के लिए जितना की जरूरी है, of a judge of for such period as may be necessary of a judge of a high court duly qualified for appointment as a judge of supreme court, और उसी जज को भेजा जाएगा जो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए पूरे कर रहा है एड होक जजेस में, टू बी डेजिग्नेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनको कौन एड होक जजेस बना देगा, उनको कौन एड होक जज बना देगा, CJI बना देंगे, और CJI किससे कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ डेट हाई कोर्ट से, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। तो यह था 127 का 1, 127 का 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द जज हु हैज बीन सो डेजिग्नेटेड, यह उस हाई कोर्ट के जज की अब ड्यूटी है जो उसको एड होक जज बनाया गया, क्या है उसकी ड्यूटी, इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफिस, प्रायोरिटी मतलब जो उनका हाई कोर्ट का ऑफिस है वो तो है ही है, और ये एड होक भी तो अभी उन्होंने ऑफिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रायोरिटी अब इसको दोगे और उनको दोगे, दोनों को दोगे या इसको ज़्यादा दोगे सुप्रीम कोर्ट में। टू अटेंड द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम और फॉर द पीरियड फॉर विच इज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जिसको एड होक जजेस हमने रखा है वो वह आप जज साहब हाई कोर्ट के जज साहब आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी हाजिरी दोगे और अटेंड करोगे जितनी भी हाई कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा, आपकी हाजिरी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। एंड वाइल सो अटेंडिंग ही शैल हैव ऑल द जुरिडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड शैल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एड होक जजेस को अलग से नहीं होता है, हाई कोर्ट में से बेशक से उनको लिया जाता है, लेकिन उनके पास प्रिविलेजेस पावर शक्तियाँ कौन सी हो जाएंगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाली होती है, जुरिडिक्शन जो भी क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का होता है वो वाली आ जाएंगी उस एड होक जज के पास भी, ठीक है। तो अब इसकी लैंडमार्क जजमेंट भी यही है, इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का नतीजा परिणाम किसमें देखा गया था, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 सुप्रीम कोर्ट में देखा गया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 128 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाजिरी किसकी? जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, जो जा चुके हैं अपना कार्यालय पूरा कर उनकी हाजिरी भी मंगवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो 128 पढ़ेंगे हम। तो नॉट विथ स्टैंडिंग मे एट एनी टाइम, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, सब कुछ भूल जाइए। इस चैप्टर में जो लिखा हुआ यह पढ़िए। एनजे का बढ़ चुका है। मे एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सहमति ली जाएगी किसकी? राष्ट्रपति साहब की। रिक्वेस्ट द एनी पर्सन हु हैज होल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिक्वेस्ट की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी जिस भी व्यक्ति ने होल्ड किया हुआ है, होल्ड किया था कभी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ऑफिस, कार्यालय, ठीक है, और ऑफ द फेडरल कोर्ट, या फेडरल कोर्ट का वो रिटायर्ड जज है उनको भी रिक्वेस्ट की जाएगी। और हु हैज होल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज एंड इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का और वह रिटायर्ड अब हो चुके हैं लेकिन वह क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए, तो उनको भी रिक्वेस्ट की जाएगी क्या? टू सीट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, की आप बैठिए और कार्रवाई करिए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह आपके रिटायरमेंट के बाद भी। एंड एवरी सच पर्सन सो रिक्वेस्टिंग शैल, एंड एवरी सच पर्सन सो रिक्वेस्टेड शैल, और जो जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति साहब रिक्वेस्ट कर देंगे कि आप बैठिए, तो वो शैल मैंडेटरी क्या करेगा? वाइल सो सिटिंग एंड एक्टिंग, जब भी वह अपनी कुर्सी पर बैठा है और कार्रवाई कर रहा है। बी एंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस एज द प्रेसिडेंट में ऑर्डर डिटरमाइन एंड हैव ऑल द जुरिडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ, तो वो राष्ट्रपति डिटरमाइन कर देंगे कि उनको सारी प्रिविलेजेस और सारी शक्तियाँ उनके पास रहेंगी, जो कि मैंने रिटायर्ड जज को बैठाया है। तो राष्ट्रपति साहब डिटरमाइन करेंगे, तय करेंगे कि इनको क्या अलाउंसेज और क्या प्रिविलेजेस मिलेंगी। बट शैल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी जज ऑफ दैट कोर्ट, तो बस उनको कोरम का जज नहीं, कोरम का पार्ट नहीं माना जाएगा, उनको बस जज मान लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज और एक्ट कर रहे हैं, कोई केसेस की कार्रवाई देख रहे हैं, पर उनको कोरम का जज नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब 128 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर एनी सच पर्सन एज ओवरसीयर टू सिट एंड एक्ट एज जज ऑफ दैट कोर्ट अनलेस ही कंसेंट टू सो डू। भाई अगर उनकी सहमति है, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हो गए थे, हाई कोर्ट के हो चुके थे, तो मेनली बात ये है, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी कि हाँ मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं एक्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो जब तक उनको फोर्स, इनको विवश नहीं किया जाएगा, उनकी मर्जी है तभी आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। तो यह था हमारा 128। अब 129 129 आर्टिकल 129 हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट सबको पता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा। 129 के साथ 141 भी पढ़ लीजिए, लो डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल ओवर कोर्ट, ठीक है। तो 129 के साथ 141 भी लिंक विद कर लीजिए। अब 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट क्या रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा। अब क्या पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा। एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट, और उसके अंदर उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास क्या शक्तियाँ रहेंगी? ऑफ सच अ कोर्ट, उस कोर्ट के होते हुए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के होते हुए, इंक्लूडिंग द पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, अगर उसके सामने कोई बेहुदगी कर रहा है, उसके सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसके पास शक्तियाँ रहेंगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी पनिशमेंट दे दे, पनिश कर दे, किसी को सजा दे दे, ठीक है, जेल की सजा कटवा दे। यह 129 था। अब हम पढ़ेंगे इसका 129 का सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की लैंडमार्क जजमेंट है हीरालाल दीक्षित वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 सुप्रीम कोर्ट। हीरालाल दीक्षित वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 सुप्रीम कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सीट सुप्रीम कोर्ट कहाँ लगेगा, कहाँ बैठेगा? द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, दिल्ली में होगा। और इन सच अदर प्लेसेस और या फिर उतनी जगहों पर होगा, या उतनी जगहों पर होगा एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि CJI साहब में किसके विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट, जो चीफ जस्टिस साहब CJI साहब राष्ट्रपति की सहमति लेकर उस राष्ट्रपति साहब अप्रूवल देंगे, मंजूरी देंगे, तभी CJI साहब टाइम टू टाइम कहीं भी पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में चीफ जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट को ले जा सकते हैं और बसा सकते हैं। तो यह हमारा वो आर्टिकल 130 131 पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल चालू होते हैं और ये हम अब बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, भाई ओरिजिनल क्षेत्रफल क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, तो पढ़िए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रखना, इसको मानना। आगे पढ़िए। द सुप्रीम कोर्ट शैल, तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय शैल मैंडेटरी है क्या? टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, भाई अगर कोई और अन्य कोर्ट की अदालत जुरिडिक्शन है तो छोड़ देंगे, नहीं तो क्या करेंगे? है ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट, उसके पास क्या और किसी कोर्ट की अब इस पे डिस्प्यूट में इनकी जो ये सुप्रीम कोर्ट संभालेंगे, किसी और की जुरिडिक्शन नहीं रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की रहेगी इन मैटर पे जुरिडिक्शन। क्या? ए बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विरुद्ध में कोई डिस्प्यूट है, एंड वन और मोर स्टेट्स, भारत सरकार एक तरफ वर्सेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक तरफ, ठीक है। तो अब उस मामले को कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट निकालेगा। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। बी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड, भारत सरकार और हरियाणा पंजाब एक तरफ, और दूसरी स्टेट मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एक तरफ, ठीक है। तो उसके बीच में भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की रहेगी उनके डिस्प्यूट को निपटाने की। सी बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, लड़ाई हो रही है
पंजाब वर्सेस हरियाणा की, उत्तर प्रदेश वर्सेस मध्य प्रदेश की वर्सेस, तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन रहेगी कि वही उनके डिस्प्यूट को निपटारा करेगा, ठीक है। तो यह हुआ हमारे 131 का फर्स्ट पार्ट। अब लेटर पार्ट पढ़ेंगे। इन सो फार एज द डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट, और किस हद तक रहेगी, किस हद तक जुरिडिक्शन रहेगी उस डिस्प्यूट में, या तो कोई कानून का प्रश्न मैटर मतलब मुद्दे में है, या फिर कोई तथ्य का कोई फैक्ट का प्रश्न मुद्दे में, तो जुरिडिक्शन रहेगी। ऑन विच द एग्जिस्टेंस और द एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स, और उस मुद्दे पर क्या क्या निर्भर कर रहा है, एक अस्तित्व किसी लीगल राइट का, या फिर हाँ एक लीगल राइट का अस्तित्व डिपेंड कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर रहेगी, जुरिडिक्शन रहेगी, ठीक है, सोल्व कराने की। अब आर्टिकल 131 का प्रोवाइजर प्रोवाइडेड द सेड जुरिडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट which having been entered into or executed before the commencement of this constitution continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such disputes। तो सुप्रीम कोर्ट ये मत मानना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिडिक्शन आ जाएगी किसमें, अगर कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट, कोई कोविनेंट, कोई एंगेजमेंट, कोई सनद में आए थे, कोई इंस्ट्रूमेंट में आए थे, राज्य सरकार, भारत सरकार किसी राज्य सरकार के साथ, या दो राज्य सरकार आपस में आई थी, तो उसके ऊपर जुरिडिक्शन नहीं रहेगी, सिर्फ 131 के तहत। ये कह रहे हैं आर्टिकल 131 का प्रोवाइजो। अब हम आर्टिकल पढ़े 131 की एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी देख लीजिए। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2000, AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें क्या हेल्ड किया था, इंजंक्शन, ग्रांट ऑफ इंजंक्शन इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी। कोई कर्नाटका स्टेट ने कोई इंजंक्शन मांगी होगी कि कुछ करवाने के लिए या कुछ ना करवाने के लिए, तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ग्रांट ऑफ इंजंक्शन डिस्क्रिशनरी, हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक है। यह इस केस लो में हेल्ड दिया गया था, सॉरी। अब एक आर्टिकल 121 कैपिटल ए ओमिटेड है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आर्टिकल 132 हम पढ़ेंगे, एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। अब कोई हाई कोर्ट से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो एपेलेट जुरिडिक्शन बता रखी है सुप्रीम कोर्ट की है 132 में, ये पढ़ेंगे अब इन सर्टेन केसेस, विभिन्न मुकदमों में। तो 132 का एक, एन अपील चल रहा है टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, एक अपील लाई करेगी किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में, और किसकी, हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, डिग्री दी है, फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और भारतवर्ष के अंदर वो हाई कोर्ट है, और उसने जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर दिया है, तो उसकी अपील कहाँ लाई करेगी, सुप्रीम कोर्ट में। वेदर इन अ सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग, और चाहे वो जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री किस में दी है, कि सिविल प्रोसीडिंग में दी है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, दीवानी या फौजदारी में, ठीक है, तो लाई करेगी। इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134 कैपिटल ए, एक सर्टिफिकेट दे देगा हाई कोर्ट 134 कैपिटल ए में, जो कभी भी नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। क्यों देगा हाई कोर्ट, अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाएगा कि हमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना, कभी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है मेरी नज़रों में। तो अब इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134 कैपिटल ए, उसमें सर्टिफिकेट दे देगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, 134 कैपिटल में वो सर्टिफिकेट मिलता है। डेट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि आप सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, क्योंकि इस केस में, इस मुकदमे में, इस दीवानी या फौजदारी मुकदमे में एक बहुत ही अहम तरीके का क्वेश्चन, वो भी जो कानून से रिलेटेड संदर्भ रखता है, वो इसमें शामिल है, और एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अहम मुद्दा, अहम प्रश्न कानून का किससे संदर्भ रखता है, सीधा इस संविधान से संदर्भ रखता है, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना अलग सिचुएशन में और मिलेगा। 2, अब 132 का 2 ओमिटेड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 132 का आर्टिकल 132 का क्लोज 3, वेयर सच सर्टिफिकेट इज गिवन, जहाँ 134 का सर्टिफिकेट मिल जाता है। एनी पार्टी इन द केस में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अब जिस भी पार्टी को वह सर्टिफिकेट मिलता है या उस केस में सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो कोई भी पार्टी भाई उस केस में सर्टिफिकेट दे दिया, किसी के नाम पर नहीं दिया, उस केस में दे दिया कि इस केस में भाई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है विद इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई भी पार्टी उस केस की अपील कर देगी, हाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देगी, ऑन द ग्राउंड दैट सच क्वेश्चन एज ऑफर सेड हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड, और किस ग्राउंड पर करेगी कि जो हमें जो सर्टिफिकेट मिला है और उसमें लिखा हुआ है कि यह इस इंटरप्रिटेशन होनी है संविधान के कोई से कानून की, कोई से आर्टिकल की, और जो हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की है वह गलत की है, तो आप अब सुप्रीम कोर्ट करिए उसको डिसाइड, ठीक है। अब आर्टिकल 132 की एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस इस आर्टिकल, इस आर्टिकल को समझने के लिए, द एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर, जो एक्सप्रेशन है फाइनल ऑर्डर इंक्लूड्स एन ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू, इसमें क्या होगा, एक ऑर्डर इंक्लूड होगा, शामिल होगा, जो कि एक इशू को डिसाइड कर रहा है, विच इफ डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द अपेलेंट, जो कि अपेलेंट के फेवर में डिसाइड हो जाता है, वुड बी सफिशिएंट फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। तो अगर मैं अपेलेंट हूँ सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, अगर मेरे फेवर में वह डिसाइड हो गया तो डिस्पोज हो जाएगा, केस खारिज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पार्टी हैप्पी पार्टी हो जाएंगी, सेटिस्फैक्ट्री पार्टी हो जाएंगी, डिसअपॉइंटेड पार्टी नहीं रहेंगी। अगर दूसरे के फेवर में वह डिसाइड हो गया तो फिर से मेरे लिए तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन डिसाइड ही नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी चलता रहेगा, ठीक है।
तो वही होता है इसमें फाइनल ऑर्डर, एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर को वही कहते हैं। अब तो इसमें भी एक केस लो है, आर्टिकल 132 में भी विद इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ केस लो है, तो हम पढ़ेंगे उस केस लो को। नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 सुप्रीम कोर्ट। नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया था? ओबिटर ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कशंस ऑफ प्रॉब्लम्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसीडिंग शुड बी अवॉइडेड। जो ओबिटर ऑब्जर्वेशंस है, ओबिटर डिक्टा तो सबको पता होगा भाई। ओबिटर डिक्टा वह प्रिंसिपल है, मतलब केस में बहुत सारे रिलीफ मांगे गए थे और बहुत सारे रिलीफ्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स लिखे गए थे, पर कोर्ट ने जो फैक्ट्स जो उसमें लिखे गए थे और जो रिलीफ मांगे भी नहीं गए थे, तो कोई पासिंग स्टेटमेंट लिखवा दी और जिसके बारे में फैक्ट्स में जिक्र भी नहीं होता, उस प्लेंट में कोई रोल भी नहीं था उन फैक्ट्स का। तो अगर पासिंग रेफरेंस भी लिखवा दिया जजमेंट में और वो उसका कोई लेना देना भी नहीं है केस से, तो वह ओबिटर डिक्टा हो जाता है कि अब वो किसी को मेरिट्स को केस को कहीं फर्क वो मतलब एनफोर्सेबल भी नहीं है, वो ओबिटर डिक्टा है। कोर्ट ने बस वो रेफरेंस पासिंग कमेंट लिखवा दिया, वह ओबिटर डिक्टा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 132 पूरा, हम आर्टिकल 133 पढ़ेंगे। एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। अब दीवानी मुकदमों में हाई कोर्ट से अपील उठकर आती है, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, तो वह 133 आर्टिकल 133 में उठकर आती है। अब 133 का एन अपील शैल लाई, एक अपील लाई करेगी टू द सुप्रीम कोर्ट, कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। फ्रॉम एनी जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर, किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर से एक अपील लाई करेगी, कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और वो हाई कोर्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया में होनी चाहिए। जो हमारे 25 हाई कोर्ट है उनमें से कोई हाई कोर्ट होना चाहिए जिसकी जजमेंट ऑर्डर और जिसकी जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर से अपील जानी सर्वोच्च न्यायालय में। इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134 कैपिटल ए, और अगर तो हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता आर्टिकल 134 कैपिटल ए में कि अपील जानी चाहिए, तो और वो कभी नहीं करता, सिर्फ SLP डलती है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 में। अगर कोई कर देता है तो 134 कैपिटल ए का हवाला देकर अपील डल जाती है 133 में। अब पढ़ेंगे, अब 133 का एक का ए, डेट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, की इस केस में, इस दीवानी मुकदमे में क्या इन्वॉल्व है? एक जनता जनार्दन के लिए कोई जनरल सब्सटेंशियल क्वेश्चन, बहुत अहम प्रश्न इन्वॉल्व है, और जो कि किसका है? जो कि कानून का है, और वो जनरल इंपॉर्टेंस का है, मतलब सभी उसमें रुचि ले रहे हैं, पूरा समाज उसमें रुचि ले रहा है, तो उस अपील को सुन लिया जाएगा। अगर कि 134 कैपिटल ए में यह लिखा गया है कि इस केस में जनरल क्वेश्चन, मतलब एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है। अभी That in the opinion of the High Court, the said question need to be decided by the Supreme Court। कि 134 कैपिटल ए के सर्टिफिकेट में हाई कोर्ट लिखेगा कि हमारी राय में भी हम चाहते हैं कि यह क्वेश्चन जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन है कानून का, ये सर्वोच्च न्यायालय इसको डिसाइड करे, तो भी सुन लिया जाएगा। आर्टिकल 133 का एक यहाँ हुआ, आर्टिकल 133 का 2, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 132 में जो कुछ भी लिखा हुआ भूल जाइए, यह पढ़िए। एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी पार्टी अपील कर रही है सर्वोच्च न्यायालय में, अंडर क्लोज 1 में 133 के 1 में, मे अर्ज एज वन ऑफ द ग्राउंड्स अंडर सच अपील दैट अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड। तो बेशक से 134 कैपिटल ए में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में कि यह क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन कोई और ग्राउंड भी वह अर्ज कर सकती है, वह पार्टी मतलब बोल सकती है, कोई और ग्राउंड भी अर्ज कर सकती है कि इस केस में यह क्वेश्चन भी है, यह मुद्दा भी है, तो वह भी डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आर्टिकल 133 का 2, आर्टिकल 133 का 3, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल, सब कुछ भूल जाइए, आर्टिकल 133 का कुछ मत याद रखिए, पढ़िए। नो अपील शैल, तो कोई भी अपील शैल मैंडेटरी नहीं लाई करेगी, अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, जब तक कि संसद कानून के द्वारा नहीं बताई, जब तक कोई अपील नहीं लाई करेगी। किस मुद्दों में? लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। फ्रॉम द जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ वन जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर एक जज हाई कोर्ट के ने वह जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर दे दिया है, तो उसकी कोई अपील लाई नहीं करेगी, जब तक कि क्या संसद ने जो कानून बना रखा है उसमें ही कोई नहीं लिख रखा होगी वन जज के जजमेंट डिग्री फाइनल ऑर्डर से कोई अपील लाई करेगी, ठीक है। तो कानून पार्लियामेंट में कानून कौन से बना रखे हैं? हमारे सब्सटेंटिव लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, IPC, ये बना रखे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने संसद ने लॉ बना रखा है ना कि भाई हाई कोर्ट का कोई एक सिंगल जज कोई केस को सुन रहा था और उसने कोई जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर पास किया है, तो कानून संसद के द्वारा कानून से ही अब अपील जाएगी, नहीं तो कोई इन द डिफरेंट सेंस कोई अपील नहीं जाएगी, ठीक है। अगर कोई लॉ नहीं बना रखा, तो लॉ स्पेशली बना ही रखे हैं हमारे सब्सटेंटिव लॉ, ICA, DPA, IPC, ये सारे सब्सटेंटिव लॉ हैं और इन्हीं बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है आर्टिकल 133, हम आर्टिकल 134 पढ़ेंगे। एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स, अब फौजदारी मुकदमों में क्या पावर है किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की अपील सुनने में। अब 134 का 1,
एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, एक अपील लाई करेगी कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में, फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस। और किसके लिए वह अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में, कोई जजमेंट आई है, कोई फाइनल ऑर्डर आया है, कोई सेंटेंस आई है कहाँ, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने वह जजमेंट फाइनल ऑर्डर या सेंटेंस पास की है और फौजदारी प्रक्रिया में पास की है हाई कोर्ट ने, तो अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और वो हाई कोर्ट कहाँ पे है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही है। इफ द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट क्या कह देते हैं, ए हैज ऑन अपील, अगर हाई कोर्ट ने क्या करा, ये ए हैज ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। अपील आई हुई थी कोर्ट ऑफ सेशन से, हाई कोर्ट में अपील थी, कोर्ट ऑफ सेशन में एक अपील थी, कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या किया, कोर्ट ऑफ सेशन ने कन्विक्शन कर दी थी, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन कर दी थी, सॉरी हैज ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, कोर्ट ऑफ सेशन में एक्विट कर रखा था, लेकिन कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में अपील कर दी, तो उस एक्विटल के ऑर्डर को हाई कोर्ट ने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीधा सीधा कन्वर्ट कर दिया, बरी किया होता, बाइज्जत बरी किया होता, पर सीधा सीधा रिवर्स कर दिया उस ऑर्डर को कोर्ट ऑफ सेशन के को, और फांसी की सजा सुना दी, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। भी हैज विड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस, हाई कोर्ट ने खुद अपने पास कोई केस बुलाया कोर्ट ऑफ सेशन से, फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स, अपने नीचे जो कोर्ट है उनके कोर्ट ऑफ सेशन से, एंड हैज इन सच ट्रायल कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। और हाई कोर्ट ने क्या किया, अपने पास केस मंगवाया और उसको उस दोषी को, उस अपराधी को जो कोर्ट ऑफ सेशन से केस मंगवाया था, विड्रॉ किया था, उस अपराधी को मौत की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी, तो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील आई करी इसी सर्टिफाई सेंटर 134 कैपिटल ए। अब हाई कोर्ट ही सर्टिफाई कर देता है, आर्टिकल 134 कैपिटल में सर्टिफिकेट देता है क्या, डेट द केस इज फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, की यह केस बिल्कुल तंदुरुस्त है कि इसकी अपील जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए, तो अपील चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब 134 का प्रोवाइजो पढ़ेंगे, 134 के 1 का प्रोवाइजो, provided an appeal under subclause C shall lie subject to the such provisions as may be made in derivative we have under clause 1, provided an appeal under subclause C, जो subclause C जो भी मैंने पढ़ाया जिसमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, shall lie subject to the provisions of as may be made by in derivative we have under clause 1 of article 145 के 1 में कोई प्रोविजन बनेगा तो उस हिसाब से ही जो 134 के 1 का C कहा उसकी अपील लाई करेगी, एंड टू सच कंडीशन एज द हाई कोर्ट में एस्टेब्लिश और रिक्वायर, और शर्तें जो हाई कोर्ट लगा देगा उस हिसाब से 134 के 1 के सी से जो अपील लाई करेगी, जो सब्जेक्ट रहेगी 145 का 1 से, तो वो कंडीशन माननी पड़ेगी जो हाई कोर्ट स्पेसिफाई कर देगी, ठीक है। अब 134 का 2, पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन सुप्रीम कोर्ट एनी फर्दर पावर्स टू एंटरटेन एंड हियर अपील्स फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच लॉ। तो संसद कानून के द्वारा बता देगी क्या कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी, और सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी और अन्य पावर रहेंगी, शक्तियाँ रहेंगी, टू एंटरटेन एंड हियर अपील की वह सुन सकती है, स्वागत कर सकती है और अपील को सुन सकती हैं फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, सेंटेंस, किसी जजमेंट की, किसी से फाइनल ऑर्डर की, सेंटेंस की, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी फौजदारी प्रक्रिया जो कि किसी ने जजमेंट पास की है हाई कोर्ट ने, तो संसद कानून के द्वारा बता दी कि सुप्रीम कोर्ट के पास और कौन सी पावर रहेंगी, किससे रिलेटेड, किसी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, सेंटेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो यह हमारा हुआ 134 आर्टिकल 134 कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 134 कैपिटल ए, बस इसकी इंडेक्स याद रखना है। 134 कैपिटल में क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ अपील, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। 134 कैपिटल ए का बस हेडिंग इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, बस ये इंडेक्स याद रखना कि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट निकाल के दे देता है 134 कैपिटल ए में कि जाइए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लीजिए। हमारा मानना है कि इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ इन्वॉल्व है, तो चले जाएंगे। अब आर्टिकल 135 135 जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एक्सिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट। 135 को कोई नहीं पूछता, छोड़ दीजिए। अब 136 SLP स्पेशल लीव पिटिशन इसमें डलती है आर्टिकल 136 में, ठीक है। अब देखिए स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब स्पेशल लीव मांगी है कि हम अपील कर सकते हैं, और किससे मांगी है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय से। किसने मांगी, पार्टी ने मांगी है। अब 136 का 1 नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, सब कुछ भूल जाइए चैप्टर में जो लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 5 के चैप्टर 4 में जो भी कुछ लिखा हुआ है सब कुछ भूल जाइए, कुछ मत मानिए। क्या मानिए, द सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन सर्वोच्च न्यायालय की डिस्क्रिप्शन है, इन इट्स डिस्क्रिप्शन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील की, ग्रांट कर देगी, दे देगी क्या किसी पार्टी को, SLP स्पेशल लीव टू अपील की, आप स्पेशल लीव दे दी आपको, आप अपील करिए फ्रॉम एनी जजमेंट। किससे अपील करिए आप, किसी भी जजमेंट से, किसी भी डिग्री से, किसी भी डिटर्मिनेशन से, किसी भी सेंटेंस से और ऑर्डर से, इन एनी कॉज और मैटर पास और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट से मत करिए आप, कोर्ट ऑफ सेशन ने भी कोई किया है और उसमें कोई जजमेंट ऑर्डर कोई दिक्कतबाजी है, कोई गड़बड़बाजी है, और आप सीधा कहाँ अपील कर सकते हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो। पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मेनली हैंडल नहीं करता है, बोलता कि आप वापस ले जाइए, आपके पास अवेलेबल है एक CD
अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने अपील आपको कन्विक्ट किया है, आपको फांसी की सज़ा दी है, कुछ भी दी है, तो आप हाई कोर्ट में अपील करिए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में मत आइए। कोर्ट उसको डिस्क्रिप्शन है ना, क्योंकि एसएलपी देने की डिस्क्रिप्शन है भाई। अच्छा लगेगा, संतुष्ट होगी तो सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी तो कैसे सुनेगी, तो वापस कर देगी। अब 136 का 2, नथिंग इज क्लोज वन शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर पास्ड मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर लॉ रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेज। अब जो आर्म्ड फोर्सेज फौजियों पर जो लॉ लगता है, उसमें जो 136 के 1 में जो दिया गया है वो फौजियों के लॉ में नहीं लगेगा। कोई फौजियों से रिलेटेड कोई जजमेंट ऑर्डर सेंटेंस पास हुई है तो उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये कह रहा है 136 का 2 यही कह रहा है कि फौजियों को एसएलपी नहीं मिलेगी। कोई फौजियों का मैटर है तो उस पर एसएलपी नहीं मिलेगी। ठीक है, और या तो फौजियों से जुड़ा कोई ट्राइब्यूनल है तो उस पर भी एसएलपी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कोई पहले 10 साल पहले कोई जजमेंट निकाली थी, अब उसका ही रिव्यू कर रहे हैं। 2014 में कोई जजमेंट निकाली थी सुप्रीम कोर्ट ने, अब उसको ही रिव्यू करे, तो ऐसा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 137 हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145। कह रहा है 145 आर्टिकल में जो बता रखा है उसको भी मानना, और संसद ने कोई कानून बना रखा है तो उसको भी मानना और आगे बढ़ना। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के पास शैल है, मैंडेटरी पावर है, शक्तियां हैं क्या, टू रिव्यू, अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय, जो उसने कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जो जजमेंट और ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया था, उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो रिव्यू की शक्ति हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। रिव्यू में मेनली होता क्या है, रिव्यू में होता है कोई जजमेंट ऑर्डर डिग्री निकाल दिया, कोई जजमेंट ऑर्डर निकाल दिया, मान के चलो कोई जजमेंट कोई निर्णय निकाल दिया, कोई उस किसी केस पे ऑर्डर निकाल दिया, तो 6 महीने बाद पता लगा यार वो तो गलत निकाल दिया था, इसमें ऐसे लोग को इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं करनी थी, कुछ और तरीके से करनी थी, तो उसको रिव्यू कर लिया और कुछ चेंजेस करने तो कर दिया। तो यह पॉसिबल है, आर्टिकल 137 है। अब आर्टिकल 138 एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो क्षेत्रफल है सुप्रीम कोर्ट का उसकी एनलार्जमेंट भी हो सकती है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये अब 138 का 1 में पढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर। सुप्रीम कोर्ट के पास सारा क्षेत्रफल रहेगा किसी भी मुद्दे में सुनने के लिए। कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है और वो डिस्प्यूट सीधा सीधा किससे मैटर रखता है, किससे संदर्भ रखता है, यूनियन लिस्ट जो 7 शेड्यूल में जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट है उसका कोई मुद्दा है तो उसके बारे में डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। 138 का 2, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास फर्दर जुरिडिक्शन रहेगी, फर्दर क्षेत्रफल रहेगा। एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में स्पेशल एग्रीमेंट कन्फर। कोई ऐसा मुद्दा सुनने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगी अगर कि राज्य सरकार या फिर कोई भारत सरकार या कोई राज्य सरकार किसी राज्य की उसको कन्फर कर देती है स्पेशल एग्रीमेंट करके, तो वह भी उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ जाएगी केस सुनने की। इफ पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सच जुरिडिक्शन एंड पावर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार और उस राज्य सरकार के बीच में समझौता तो हो गया, लेकिन संसद में कानून भी पास हुआ कि भाई यह समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत हम संसद में कानून पास कर रहे हैं और तभी सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है। तो ये हमारा वो आर्टिकल 138। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 139। आर्टिकल पढ़ेंगे 139, कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। अब जो आर्टिकल 32 में जो रिट्स की जो शक्ति दी गई थी वो उसका सोर्स कहाँ से है, 139 से लिया गया है। देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। संसद कानून बनाकर क्या कर देगा, कन्फर कर देगा सुप्रीम कोर्ट पर, कन्फर कर देगा, उनको दे देगा क्या, पावर टू इशू डायरेक्शंस। क्या पावर दे देगा कि कोई डायरेक्शन इशू करो, ऑर्डर्स और रिट्स, ऑर्डर इशू करो, रिट्स इशू करो, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ, और क्या क्या उन रिट्स का क्या नाम है, ये बहुत प्यारी रिट्स है, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्शियरी। यह ऑर्डर, यह रिट्स सुप्रीम कोर्ट कर देगा। और एनी ऑफ देम, या इनमें से कोई भी कर देगा। फॉर एनी पर्पसेस अदर देन दोज मेंशन इन क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 32 के 2 में, आर्टिकल 32 के 2 में जो भी पर्पस दिए गए हैं उनके अलावा भी रिट इशू कर सकता है आर्टिकल 139 में। कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 139 कैपिटल ए में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, ट्रांसफर करने की प्रक्रिया दी गई है 139 कैपिटल ए में, तो इसको कोई नहीं पढ़ता, इसको आप भी छोड़ सकते हो। अब आर्टिकल 140, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 140 एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब छोटी पावर सुप्रीम कोर्ट की क्या है वो पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में बाय लॉ, संसद कानून के द्वारा, मेक प्रोविजन फॉर कन्फरिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन बना देगा, कानून बना देगा क्या कि कन्फरिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को दे देगा, क्या दे देगा उनको, सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोविजन फॉर कन्फरिंग सच सप्लीमेंटल पावर्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
कुछ ऐसी सप्लीमेंट पावर दे देगा जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत नहीं है बल्कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के एडिशन में है, वो पावर दे देगा पार्लियामेंट वालों। एज मे अपीयर टू बी नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग द कोर्ट मोर इफेक्टिवली टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन कन्फर्ड अपॉन इट बार अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों दे देगा एंसिलरी पावर, वो सप्लीमेंट्री पावर पार्लियामेंट में पालो, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको इंटरप्रेट करते 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 कोई और पावर भी दे देगा जो कि सप्लीमेंट्री रहेगी, जो कि सहायता करेगी क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इस संविधान के जो धाराएं हैं, जो इसमें अनुच्छेद हैं, उनको और अच्छी तरह से इफेक्टिवली यूज़ में लाया जाए। ठीक है, तो ये एंसिलरी पावर भी दे देगी कौन, पार्लियामेंट में बाय लो। आर्टिकल 140 हमारा यहाँ पूरा हुआ। आर्टिकल 140 का केस लो है जो बहुत ही लेजेंडरी जजमेंट है, AR अंतुले वर्सेस RS नायक। AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988 सुप्रीम कोर्ट, 1988 सुप्रीम कोर्ट। AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988 सुप्रीम कोर्ट। अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 141 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा कनेक्ट होता है किसके साथ, अभी बताया था, सीधा सीधा कनेक्ट होता है 129 के साथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के साथ। अब आर्टिकल 141 पढ़ेंगे। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी, तो वो सारे जो भी अदालतें हैं हमारे भारतवर्ष में जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, सुप्रीम कोर्ट के जो अदर कोर्ट्स हैं उनको मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है तो मानना पड़ेगा कोई भी कानून। अब 141 द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने एक बार घोषणा कर दी कि यह कानून है और यही इसकी इंटरप्रिटेशन है, तो वो जितने भी कोर्ट हैं इंडिया में, अब पूरे हमारे भारतवर्ष में, सबको मानना पड़ेगा, उनके ऊपर बाइंडिंग है, बाध्य है। और क्या इस कोर्ट में क्या इसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन तो ये तो आते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन भी आते हैं, या फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन तो आते हैं, क्या ट्राइब्यूनल्स में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, ट्राइब्यूनल्स भी आते हैं। ठीक है, टैक्स ट्राइब्यूनल, लेबर ट्राइब्यूनल, ये कंज्यूमर फोरम ट्राइब्यूनल सारे आते हैं। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल 141 पूरा हुआ। अब हम आर्टिकल 142 पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 142। अब आर्टिकल 142 निकालने वाला हूँ, एक मिनट रुकिए। ये रहा आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अब तक जो पढ़ा रहा हूँ। 131, 132, 133, 134 के बाद यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। क्या जो ऑर्डर, जो डिक्री और ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, क्या है वो एनफोर्स नहीं होंगे? उनकी एनफोर्समेंट कहाँ करवाता है? 142 में करवाता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट करवाता है, वही पढ़ेंगे। ठीक है, 142 का 1, द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट अपनी क्षेत्रफल की एक्सरसाइज करते हुए, अपनी क्षेत्रफल की एक्सरसाइज करते हुए, वो जो भी पूरे इंडिया में है, मे पास सच डिग्री और मे एक सच ऑर्डर, कोई भी डिग्री पास कर देंगे, कोई भी ऑर्डर पास कर देंगे, एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, जो कि बिल्कुल जरूरी हो गया है। और क्या करने के लिए? कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण तरीके से जस्टिस करने के लिए, न्याय करने के लिए जरूरी हो गया है। इन एनी कोज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, किसी भी मुकदमे में, किसी भी कोज में कोई भी परिणाम निकाल देगा जो उसके समक्ष पेंडिंग था, उसमें डिक्री और ऑर्डर मेक कर देगा। एंड एनी डिक्री सो पास और ऑर्डर सो मेड शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री और ऑर्डर निकाला वो पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, रामेश्वरम तक, पूरे भारतवर्ष में वह एनफोर्सेबल है। ठीक है, कहीं भी उसको एनफोर्स किया जाता है। इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और उस तरीके से होगा जो भी संसद ने कानून बना रखा है, जैसे कोई सब्सटेंशियल लॉ बना रखा है, TPA, ICA, उनके तहत वह एनफोर्समेंट किया जाएगा। until provision in that is so made so in such manner as the president may by order prescribe। अगर उस हिसाब में अब तक कोई कानून नहीं बना जाता, पार्लियामेंट बाय लॉ, संसद कानून नहीं बनाता, तो कौन करेगा? कौन प्रिस्क्राइब करेगा? मैंने कौन तरीका बताएगा किस तरीके से एनफोर्समेंट होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, डिक्री की और ऑर्डर की? राष्ट्रपति साहब बता देंगे। ठीक है, अब 142 का 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड। एक बार बेल बजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट में वेट। सॉरी गाइस, कोई आ गया था घर पर। सो आर्टिकल 142 क्लोज 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट। जो संसद ने कानून बना दिया उसको तो मानना, उसकी इज्जत करना।
द सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है किस संदर्भ में, पूरे भारतवर्ष के टेरिटरी के संदर्भ में, जितनी टेरिटरी है भारतवर्ष की उसके संदर्भ में, हैव ऑल एंड एवरी पावर टू मेक एनी ऑर्डर, पूरी शक्तियां हैं क्या, कोई ऑर्डर मेक करने की, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किस मतलब के लिए, कि कोई व्यक्ति हाजिरी नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको बुलाने के लिए, ठीक है। द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज मंगवाना है कहीं से, तमिलनाडु के कोई से कोने में रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठा है, तो पूरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि दस्तावेज को मंगवा सकते हैं तमिलनाडु से भी। और द इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट ऑफ एनी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ सेल्फ, या उनके सामने कोई बदतमीजी करी है किसी व्यक्ति ने, तो उसकी भी उसके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कि अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 142 बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट के पास, लगभग सारी पावर ही है 142 में, ठीक है, जो कि किसी कोर्ट के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है 142, आर्टिकल 142 में। अब आर्टिकल 143, हमारे 2-4 आर्टिकल रह गए हैं, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अभी एडवाइजरी जुरिडिक्शन है किसकी, राष्ट्रपति साहब की, किसमें है 143 में, 143 में एडवाइजरी जुरिडिक्शन है प्रेसिडेंट की एडवाइस ले सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अब 143 का एक, इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन, किसी भी टाइम किसी भी समय राष्ट्रपति साहब को यह लगता है कि कोई प्रश्न उठ गया है, किसका, वो कानून का कोई प्रश्न है या फिर किसी तथ्य का कोई प्रश्न है, और इज लाइकली टू राइज, या उठने वाला है, विच इज ऑफ सच नेचर एंड ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस, या वो ऐसी श्रेणी का है या फिर वो ऐसा प्रश्न है कि वो जनता जनार्दन के लिए महत्वपूर्ण है, एंड दैट इज एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और यह जरूरी हो गया है राष्ट्रपति साहब के लिए कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का ओपिनियन, उनकी राय ली जाए। ही मे रेफर द क्वेश्चन टू डैट कोर्ट, तो राष्ट्रपति साहब उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को रेफर कर देंगे किसको, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। फॉर कंसिडरेशन एंड द कोर्ट में, किसके लिए भाई, सुप्रीम कोर्ट, आप सोच विचार विमर्श करिए और क्या करिए आप, एंड द कोर्ट में, और कोर्ट के पास वो जैसे ही रेफर पहुंचेगा तो क्या करेंगे उस प्रश्न को, आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक, फिर जैसा भी अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करवाना चाहता है तो वो करवा लेगा। रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयर ऑन, और राष्ट्रपति साहब को रिपोर्ट कर देगा, क्या रिपोर्ट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट, जो भी कंसिडरेशन निकली उस प्रश्न के बारे में, तो राष्ट्रपति साहब को रिपोर्ट वापस भेज दी जाएगी। तो 143 में क्या थी, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात हो रही है। अब 143 का 2, द प्रेसिडेंट में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 131, तो कह रहा है आर्टिकल 131 के प्रोवाइजो में कुछ भी लिखा हो भूल जाइए, तो राष्ट्रपति साहब के पास क्या है, the president may refer a dispute of the kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for the opinion of the Supreme Court shall after such hearing as he think fit report to the president in its their own, ठीक है। तो shall है तो मतलब, तो जैसे जो 131 के प्रोवाइजो में जो डिस्प्यूट दिया हुआ था, अगर राष्ट्रपति साहब उसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे तो उसको वह भी उसके ऊपर कंसिडरेशन करनी पड़ेगी और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। क्या वो रिपोर्ट बाइंडिंग है, बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है, में है, वो उनकी डिस्कशन है, माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन में है, ठीक है। और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर राष्ट्रपति साहब को कोई बताते कोई बात, तो क्या वो राष्ट्रपति साहब के ऊपर बाइंडिंग होती, बिल्कुल होती, यस, वो शैल है, यहाँ में है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आर्टिकल 143 पूरा। अब आर्टिकल 144 हम पढ़ेंगे, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सिविल अथॉरिटी हैं या जुडिशियल अथॉरिटी हैं, मतलब दीवानी अथॉरिटी या फौजदारी अथॉरिटी, वो किसकी एड में, किसकी मदद में काम करेंगी, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की मदद के लिए वो हमेशा काम करेंगी। ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल, सारी की सारी अथॉरिटीज़ या तो वो क्या है, सिविल है या जुडिशियल है, दीवानी है, फौजदारी है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और कहाँ है वो, टेरिटरी ऑफ भारतवर्ष के अंदर, शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो कैसे काम करेंगी, एड में मदद करेंगी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। तो यह वो हमारा आर्टिकल 144। अब आर्टिकल 144 कैपिटल ए ओमिटेड है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बताए हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट एक्ट बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एक्ट बनाया हुआ है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा उसको वह रूल्स पढ़ने की जरूरत है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, 145 पेपर में नहीं आता। अब हम पढ़ेंगे 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अधिकारी वगैरह बता रखे हैं और नौकर बता रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन रहेगा, तो 146 में बता रखा है, तो बस इसका 146 का 1 पढ़ लो, 146 का क्लोज 1। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अपॉइंटमेंट जो अधिकारी रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के या कोई और नौकर रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के, सर्वेंट्स लिखा हुआ है तो सर्वेंट को तो नौकर कहते हैं, मेरी कोई मंशा नहीं है नौकर कहने की, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, तो जो भी अधिकारी रहेंगे और जो भी नौकर रहेंगे
जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किए जाएंगे, तो वो कौन करेगा उनको अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJS साहब ही करेंगे। और सच अदर जज और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज ही मेड डायरेक्ट, या कोई और अन्य ऑफिसर या अधिकारी कर लेगा, कोई और जज कर लेगा, जैसा कि CJS साहब उसको बता देंगे कि आप करो, ठीक है। तो बस 146 का 146 आर्टिकल का क्लोज 1 ही इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइजो को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा लास्ट आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी पढ़िए। इन दिस चैप्टर एंड इन चैप्टर 5, इस चैप्टर में और चैप्टर 5 में जो आने वाला है किसका, पार्ट 6 का, जो पार्ट 6 द स्टेट्स में जो चैप्टर 5 है, जो हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स की बात करता है, उसमें रेफरेंसेस टू एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो रेफरेंस दिया गया है किसको, कोई अहम प्रश्न है किसी कानून का, बी कंस्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कोई रेफरेंस दिया गया है कि कोई कानून में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया और वो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, तो मानना कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भी वो क्वेश्चन उठाया है और उसमें भी वो एडजस्ट कर देना, ठीक है। इंक्लूडिंग एनी एनएक्टमेंट, अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग दैट एक्ट। और अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेट होता है, सुप्रीम कोर्ट उसे करती है, हाई कोर्ट उसे करती है, कहाँ करती है, पार्ट 6 के चैप्टर 5 में हाई कोर्ट फॉर द स्टेट दिया हुआ है, वो करती है। तो मानना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी अमेंडमेंट हो चुकी है, अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है तो। और एनी ऑर्डर इन काउंसिल और ऑर्डर मेड देयर अंडर और एनी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और एनी अदर ऑर्डर मेड देयर अंडर, तो उसकी भी इंटरप्रिटेशन हो गई है, मान के चलना, अगर कोई वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इंटरप्रिटेशन हो गई है। तो ये 147 इतना जरूरी नहीं है, पर समझा दिया है। अब कल हम करेंगे पार्ट 5 का चैप्टर 5 और फिर पार्ट 6 भी कल चालू कर देंगे। पार्ट 6 में कल चैप्टर 1 में तो एक ही आर्टिकल है, फिर पार्ट 6 का चैप्टर 2 कर लेंगे, जिसमें कि द एग्जीक्यूटिव बताया हुआ है, द एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 में बताया हुआ है चैप्टर 2 में, जिसमें द गवर्नर फॉर स्टेट, राज्य के राज्यपाल आ जाते हैं। तो हम कल करेंगे इसको, आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक है, ये कल करेंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं पूरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो ये इसमें से मैं पढ़ा रहा था अपने पॉकेट एडिशन में से, तो इसमें से मैं पढ़ाता हूँ, और ये अनटच्ड है बिल्कुल, इसमें कोई भी मैंने मार्किंग वगैरह नहीं करा कि, बिल्कुल खुली इंटरप्रिटेशन जो इसमें लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।